everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about bases from the second chapter of chemistry of class 10th. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एसिड्स के बारे में, तो बेसिस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस को केमिकल ऑपोजिट्स ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। क्यों बेसिस को केमिकल ऑपोजिट्स ऑफ एसिड्स कहा जाता है? क्योंकि बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से बेसिस के बारे में हम जानते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि है Na2O, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड है NaOH, जैसे कि मेटल कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं जैसे NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, मेटल कार्बोनेट्स हो गए, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो गए, मेटल ऑक्साइड्स हो गए। तो ये सभी बेसिस में आते हैं क्योंकि ये सारे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पर ज्यादातर बेसिस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। कुछ ही बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो ऐसे बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन बेसिस को कहा जाता है एल्कलीज। वो होते हैं एल्कलीज। तो इस चैप्टर में हम एल्कलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कुछ एल्कलीज हैं जैसे कि KOH हो गया, जैसे CaOH2 हो गया, जैसे कि MgOH2 हो गया। तो ये सारे वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं या एल्कलीज हैं। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम इस चैप्टर में बेसिस की भी बात करेंगे ना, तो उसका मतलब है कि हम एल्कलीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो हर बार हम एल्कलीज को ही बेसिस कहेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि एसिड में हमने देखा था कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो हमने देखा था सभी एसिड्स में HI कॉमन होता है। उसी तरह से व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जैसे इन सारे बेसिस में आप देख रहे हो कि KOH में क्या OH है, CaOH2 में भी OH है, MgOH2 में भी OH है। तो हम देख रहे हैं कि इन सब में OH कॉमन है। तो जब भी बेसिस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वाटर से उनका सोल्यूशन बनाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, तो KOH को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें से K आयन एंड OH आयन अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह जो भी बेसिस हैं जिनका वाटर से हम सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें OH आयन जो है, यानी कि वो बेस जो है वो आयनाइज हो जाता है और उसमें से OH माइनस आयन बन जाता है। तो यानी कि OH, इसको OH एक्वस आयन भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। ये वाटर के बाद, ये वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसमें से OH आयन अलग हुआ है। तो हम कहेंगे कि सारे बेसिस में जो कॉमन चीज है वो है OH माइनस एक्वस आयन। तो जैसे हमने एसिड्स में देखा था, हमने देखा था एसिड्स में, सारे एसिड्स में क्या कॉमन था? HI कॉमन था। तो उस HI के बेसिस पर हमने एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स में हमने कैटेगराइज किया था। उसी तरह से बेसिस भी हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और कुछ होते हैं वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस किस वजह से होंगे? अगर तो किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे OH आयंस बनते हैं, तो तब वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर किसी बेस में वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो पार्शियली आयनाइज होता है, यानी कि सारे OH आयन उसमें से बाहर नहीं आते, तो तब, जैसे कि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है जब, तो तब वो कहलाता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं उसके एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि हो गया KOH हो गया, जैसे कि हो गया NaOH। तो इस तरह से ये हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। सिमिलरली कुछ वीक बेसिस के नाम हैं, जैसे CaOH2, जैसे कि MgOH2। तो इनका मतलब है कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे
तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, इसमें से बहुत सारे H आयंस नहीं, OH आयंस नहीं निकलेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे चलो बेसिस की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बेसिस की हमें पता ही है कि इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड लिटमस को बेसिस कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस में, ये तो हमको पता ही है। उसके बाद बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं वो। उनको अगर हम टच करो तो वो सोपी होते हैं, सोपी यानी चीकने होते हैं, सोप की तरह, सोपी टू टच होते हैं। उसके बाद बेसिस का जो सोल्यूशन है, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो बेस का सोल्यूशन बनता है, तो वो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेस सोल्यूशन का मतलब है बेस प्लस वाटर, बेस सोल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो हो गई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखेंगे हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमने एसिड्स में भी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हम रिएक्शंस करा के देखेंगे कि बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिस को रिएक्ट करा के देखेंगे विद मेटल्स। तो अगर हम किसी बेस को लेंगे और उसके साथ हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो वो बना देगा एक सॉल्ट। जैसे कि हमने लिया, सपोज हम लेते हैं एक बेस NaOH, उसके साथ हम रिएक्ट करा देते हैं एक मेटल यानी Zn के क्रिस्टल्स लेंगे, उसके ग्रैन्यूल्स लेंगे, उसके अंदर अगर हम NaOH को डालेंगे तो उससे बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। यानी कि जब भी हम मेटल्स के अंदर किसी बेस को डालेंगे तो उससे बन जाएंगे बेस के ऑक्साइड, सॉल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगी। तो ये हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है, उसमें से जो गैस रिलीज हो रही है वो गैस जो है हाइड्रोजन गैस, उसके पास अगर हम बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे, जलती हुई कैंडल को उसके पास लेकर आएंगे तो वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी, ऐसे चट चट करके उसमें से आवाजें निकलेंगी। एंड दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ H2 गैस। H2 गैस जब भी बर्निंग स्प्लिंटर के पास आती है तो बर्निंग स्प्लिंटर जो है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करता है। तो इसके अंदर देखेंगे हमें ये वाला जो है वो सॉल्ट का पार्ट है, सोडियम जिंकेट कहलाता है ये सॉल्ट का पार्ट है, सोडियम जिंकेट। अब हमने देखा कि इसके अंदर ये जो जिंक मेटल हमने लिया था वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। इस सॉल्ट के अंदर जो जिंक मेटल है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए सारे बेसिस जो हैं, ऑल द मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो मेटल्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि बेस के साथ, वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में रहते हैं सॉल्ट के अंदर। तो सारे मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव आयंस के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रह सकते, इसलिए सारे मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। कुछ मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं। तो उसके बाद आ गया उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम देख सकते हैं कि अगर हम बेसिस को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएं, जैसे हम पहले एसिड के केस में भी ये देख चुके हैं पर हम दोबारा से देखेंगे। जैसे अगर हमने एक बेस लिया, मैं बता दूं यहाँ पर हम रिएक्शंस को यहाँ पर हम इनके जो खाली रिएक्शंस, जो मेन बेसिक रिएक्शंस जनरल फॉर्म, वही हम इसके अंदर ले रहे हैं। हम बैलेंसिंग द रिएक्शंस में नहीं जाएंगे इसमें। तो अगर हमने एक बेस लिया, उसके साथ एक एसिड ले लिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड ये एक एसिड है। जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे तो इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जो Na है वो SO4 के साथ जाएगा एंड H एंड OH ये रिएक्ट हो जाएंगे, तो ये बनाएगा Na2SO4 एंड वाटर। तो ये जो Na2SO4 है ये है सॉल्ट एंड दिस H2O, जैसे पता ही है हमको ये वाटर है। तो इसमें देखेंगे हम, whenever a base reacts with an acid then it gives salt and water। तो वाटर भी न्यूट्रल है, सॉल्ट भी न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे कि इससे
न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं और एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ऐसा रिएक्शन कहलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो हम बेस के केस में भी हमने देख लिया। उसके अलावा अगर बेसेस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो वो भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी कि अगर हमने एक बेस लिया, सपोज एग्जांपल CaOH2 हमारा एक बेस है, अगर हम इसको रिएक्ट कराते नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये देगा CaCO3 प्लस वाटर। तो ये जो CaCO3 है ये भी एक सॉल्ट है और वाटर भी न्यूट्रलाइज्ड है, न्यूट्रल होता है, और सॉल्ट भी न्यूट्रलाइज है ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी कि बेसिस को अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसके अंदर बनता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज को देखते हुए बेसिस को हम कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि वो सोपी टू टच होते हैं तो उससे सोप्स बनते हैं, पेपर बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनता है, जैसे रेयॉन होता है, रेयॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर, वो बनता है उससे। फिर कुछ बेसिस हैं वो जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक एंटासिड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो उससे बनता है ब्लीचिंग पाउडर। फिर एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उससे बनता है एंटासिड। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट, उससे बनता है वॉशिंग सोडा। इसी तरह से बेकिंग सोडा बनता है। तो बहुत सारी चीजें बनती हैं बेसिस से। तो हमने देखा कि एसिड्स एंड बेसिस दोनों ही हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हमें यूजफुल होता है, बहुत बहुत काम आता है वो। तो अब हम देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा, अब एसिड्स का हमने देखा था कि अगर हमको जो एसिड इंडिकेटर्स होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें हमने देखा था कि एसिड को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर लिटमस पेपर डालते हैं, उसमें डिप करते हैं। तो जब हम लिटमस पेपर एसिड्स में डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर एक सोल्यूशन बेस है तो हमने देखा कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमने ये भी पढ़ा है कि एसिड्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि बेसिस भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं, लेकिन कौन सा एसिड कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये हम कैसे पता चला सकते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस का स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस या उनकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी। उसके लिए हमारे पास एक होता है जो कहलाता है pH स्केल। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि जब भी अगर हम वाटर लें प्योर फॉर्म में, तो हम देखेंगे वाटर के अंदर H आयन एंड OH आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल होता है। जो प्योर वाटर है उसके अंदर H आयन एंड OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। तो अगर उसके अंदर सपोज इस प्योर वाटर में हमने ऐड कर दिया है एसिड, तो जब हम इस प्योर वाटर में एसिड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, H आयन और OH आयन तो ऑलरेडी है ही उसके अंदर, जब हमने एसिड डाल दिया तो वो भी आयनाइज होके उसमें H आयन्स और आ गए। तो इसका मतलब जो टोटल उसका कॉन्सेंट्रेशन है, अब एसिड प्लस प्योर वाटर का जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है, हम देखेंगे उस टोटल कॉन्सेंट्रेशन में H आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन ज्यादा हो गया। सिमिलरली अगर हम उसके अंदर प्योर वाटर के अंदर बेस मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, ये प्योर वाटर में H आयन और OH आयन तो ऑलरेडी है, तो इसके अंदर OH आयन और आ गए। तो हम देखते हैं कि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा।
यानी कि अगर हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो एसिड्स में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और अगर हम बेस की बात करें तो बेस के अंदर OH कॉन्सेंट्रेशन, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन हम बताते हैं कि ये OH आयन ये बेस है कि ये एसिड है। नाउ जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल को ऐसा डिजाइन किया गया होता है कि उससे हमें पीएच स्केल से हमें इसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है, किसी एसिड या किसी बेस की स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो पीएच स्केल में जो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन है that is inversely proportional to the concentration of H ion, यानी अगर H ion concentration ज्यादा है तो उस सब्सटेंस का pH कम होगा, अगर H ion concentration किसी का कम है तो उसका pH ज्यादा होगा। और H ion concentration कब होगा? जब वो बेस होगा, बेस का H ion concentration कम होता है तो उसका pH ज्यादा होगा, और एसिड्स के केस में H आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता, एसिड के केस में H आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका pH कम होगा, तो वो होगा एसिड। तो इसके बेसिस पर हमको पता चल जाता है pH स्केल से कि कौन से एसिड्स हैं और कौन से बेस हैं। लाइक अगर हम बात करें प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर जो है उसका pH होता है 7, दिस इज फॉर प्योर वाटर। और 7 से कम जब होगा, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ हम जाएंगे तो एसिडनेस बढ़ेगी किसी की सब्सटेंस की, और अगर 7 से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। तो हमने देखा है कि 14 होता है NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना छोटा नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH जो है वो है 1, और एक हमारा जो वीक एसिड है यानी कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, हमारा एक एसिटिक एसिड है, उसका pH जो है pH स्केल पे उसका pH है 4। तो इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका pH है 14, वो है NaOH। इसी तरह से एक वीक बेस है जिसका की pH है 10, जैसे कि MgOH2, उसका pH है 10, तो वो वीक बेस है। NaOH का pH है 14, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह HCl का pH 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड का pH 4 है तो वो वीक एसिड है। तो यानी जितना 7 से लेफ्ट साइड जाओगे आप, 7 से कम जाओगे तो एसिडनेस बढ़ेगा, 7 से जितना ज्यादा जाते जाओगे बड़ा नंबर आता जाएगा तो बेसनेस बढ़ेगा या बेसिसिटी बढ़ती रहेगी सब्सटेंस की। तो ये हम एक उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी है। जैसे अगर हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो अब ऐसे हम उसका pH कैसे जान सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको लिटमस पेपर में डिप करेंगे, और लिटमस पेपर में डिप करने के बाद जैसे प्योर वाटर जो है उसको अगर उसमें अगर लिटमस पेपर डिप करेंगे, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है वो, उसको जब हम डिप करेंगे तो प्योर वाटर का कलर आएगा ग्रीन, यानी प्योर वाटर में वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ग्रीन कलर देता है। और जैसे जैसे उसका जो भी कलर आता है, जैसे कि हमको बहुत सारे सब्सटेंस दिए, 5-6 सब्सटेंस दिए हैं, तो वो हर एक में हमने उसको डिप कर करके देखा, तो उसका कलर जब चेंज होता जाएगा तो उसको हम इस स्ट्रिप से मैच करके देख सकते हैं। अगर तो वो ग्रीन कलर है तो समझ लो वो सब्सटेंस है प्योर वाटर,
अगर उसका कलर ब्लू पर्पल आएगा तो समझ लो वो एक बेस है। एंड यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, जिस भी कलर से मैच होगा वो वाला नंबर होगा, दैट इज दिस नंबर गिव्स द पीएच वैल्यू। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इस बॉक्स के अंदर वो पीएच वैल्यू देते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन सपोज 11 नंबर के कलर से मैच हुआ तो समझ लो उस सब्सटेंस का पीएच 11 है, तो हमको पता लग जाएगा कि वो बेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। उसी तरह इस साइड 7 से कम, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड कलर आएगा। सपोज येलो कलर आया तो समझ लो थोड़ा वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है। और अगर रेड कलर आया तो समझ लो स्ट्रांग एसिड है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से जान सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ द बेस कितना है, डिपेंडिंग ऑन द कैसा कलर उसका आता है उसमें। तो अब डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं पीएच को, कि जैसे अगर हम माने कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर हमने जैसे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम फूड खाते हैं तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। तो अगर हम कभी बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाएं या ज्यादा एसिडिक फूड खा लें तो क्या होगा कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा और हमें एसिडिटी हो सकती है ज्यादा। अगर स्पाइसी फूड खा लिया या ओवर ईटिंग कर लिया तो समटाइम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी हमारे स्टमक के अंदर ज्यादा सिक्रीट हो जाती है, तो उस टाइम हमारे स्टमक में हमें एसिडिटी फील होती है। तो यानी कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड ज्यादा है, तो उसको हमें उस एसिडिटी से रिलीफ लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक बेस कंज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ बेसिक चीज खाना पड़ेगा हमको, ताकि वो जो स्टमक में जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ है वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो ऐसा ही एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसका एक मेडिसिन आती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, वो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर हम ये ले लें तो क्या होगा, वो स्टमक में हमारे जितनी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको रिलीफ मिल जाएगा एसिडिटी से। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम ले सकते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3 जो कि है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जैसे कि इनो वगैरह आजकल मिलता है मार्केट में, उसमें बेकिंग सोडा होता है। अगर हम वो ले लें तो हमारे स्टमक की एसिडिटी से हमें रिलीफ मिल सकती है। सेकेंडली पीएच से हमको कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम ये वाली पीएच की नॉलेज को अपनी, लाइक टूथ डीके। हमें पता है जो हमारे टीथ होते हैं उसका जो एनिमल होता है वो बना होता है कैल्शियम से। कैल्शियम इज अ मेटालिक सब्सटेंस, तो कैल्शियम से उसका एनिमल बना होता है। तो जब भी हम कोई एसिडिक फूड खाते हैं या हम कोई स्वीट चीजें खाते हैं लाइक आइसक्रीम, स्वीट्स या एनीथिंग, जब हम खाते हैं और जब हमारी बैड हैबिट्स होती हैं उसको क्लीनिंग ना करने की, माउथ वगैरह, अगर हम ऐसे ही उसको लगा रहने देते हैं टीथ पे, तो क्या होता है जब हम फूड खाते हैं और हम अगर माउथ क्लीन ना करें तो वो टीथ पे फूड अगर लगा रह गया तो वो क्या करेगा, इस तरह से धीरे धीरे हमारे एनेमल को पूरा खत्म कर देता है। और एनेमल के अंदर जैसे कि अगर हमारा ये टीथ का एनेमल बना हुआ है, फिर उसके अंदर और लेयर है, फिर उसके अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम कोई भी ज्यादा स्वीट फूड खाते हैं या ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं तो धीरे धीरे ये कैल्शियम की लेयर जो है वो हटने लगती है टीथ के ऊपर से, और धीरे धीरे वो हमारे एनिमल को खत्म कर देता है। और ऐसे जब अगर हमारी हैबिट्स ऐसी रहती हैं तो धीरे धीरे वो खत्म करते करते
जब हम फिर उसके बाद कोई फूड खाते हैं, वो फूड सीधा हमारी कैपिलरीज को जाके लगता है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज को लगने लगता है। ये धीरे 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 जब अगर हमारी टीथ में जो एनिमल खत्म होने लगता है, तो वो फूड जाके सीधा कैपिलरीज को टच होने लगता है और फिर वो हमें टूथ एक कर देता है। हमें बहुत ज़्यादा दांत दर्द करने लगता है, तो हमें उसके बाद या तो उसको कवर कराना पड़ता है, उसमें फिलिंग देनी पड़ती है, यानी ये वाली जो हमारे जितनी भी ये कैरीज बन गए, इनको कहते हैं डेंटल कैरीज। ये जो छेद हो जाते हैं टीथ में, इसको कहते हैं डेंटल कैरीज। ये धीरे धीरे या तो हमको ये कैरीज को फिल करवाना पड़ता है, इन छेद को भरवाना पड़ता है, और जिससे कि हमारा फूड सीधा ब्लड कैपिलरीज को जाके टच ना हो। या हमें उससे बचने के लिए, ये हो ही ना डेंटल कैरीज, उससे बचने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, टूथपेस्ट हम यूज करते हैं। ये जो टूथपेस्ट होते हैं उससे हम रेगुलरली टीथ को ब्रश करते हैं, जिससे कि क्योंकि टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो हमारे फूड की जितनी भी एसिडनेस है वो सबको क्लीन कर देता है, हमारे टीथ को क्लीन कर देते हैं टूथपेस्ट, और फिर डेंटल कैरीज से हम बच सकते हैं। सिमिलरली जब हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो कई बारी जो सॉइल होती है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, या कई बारी जो हमारी सॉइल होती है वो ज़्यादा बेसिक होती है, तो कुछ प्लांट्स एसिडिक सॉइल में नहीं उगते, कुछ बेसिक सॉइल से कुछ प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो उनके लिए हमको हमेशा बीच बीच में, जो फार्मर्स होते हैं वो बीच बीच में अपने फार्म्स को, अपनी फील्ड्स को वो चेक करते रहते हैं, उसकी सॉइल को चेक करते रहते हैं कि वो ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक ना हो जाए। तो अगर वो एसिडिक है तो उसके अंदर कुछ भी बेसिक चॉक पाउडर या स्लेक लाइम वगैरह डाल देते हैं फील्ड के अंदर, या अगर फील्ड ज़्यादा बेसिक हो गई है, ज़्यादा अल्कलीन हो गई है, तो उसके अंदर फिर कुछ एसिडिक फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सके और उसके अंदर अच्छे से सारी चीज़ें ग्रो हो सकें, सारे प्लांट्स ग्रो हो सकें। सिमिलरली सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स के लिए, जैसे कई बार ये होता है कि रिवर, लेक, पॉन्ड वगैरह, उसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, कई बार जो एसिड रेन वगैरह होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें जो लेक्स एंड रिवर्स वगैरह हैं, पॉन्ड्स हैं, उनके अंदर कई बारी उनका जो वाटर है वो एसिडिक हो जाता है और वो उसके अंदर रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, वो एक्वाटिक एनिमल्स मरने लगते हैं। या फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, कई बार उसमें एसिड, या कई बार वो उसमें से कुछ बेसेस आते हैं वाटर के अंदर, तो वो एक्वाटिक एनिमल्स को खराब करने लगते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो उसके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको चेक करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है वाटर के अंदर, और फिर वाटर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी तरह से सेल्फ डिफेंस में बहुत काम आता है ये हमारा एसिड बेस का जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लाइक अगर एक हनी बी है, हनी बी अगर हमें स्टिंग करती है, तो उसके स्टिंग में, हनी बी के स्टिंग में होता है एसिड, एक एसिडिक लिक्विड होता है हनी बी के स्टिंग में। तो वो जब हमें स्टिंग करती है तो वो एसिड हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है, स्टिंग करके एसिड छोड़ देती है हमारे ब्लड में। अगर तुरंत उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाया जाए, हनी बी के स्टिंग के ऊपर तुरंत ही अगर बेकिंग सोडा लगा दिया जाए, तो वो हनी बी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर हमें इरिटेशन नहीं होगी। या इसी तरह से वास्प होती है, वास्प जब स्टिंग करती है तो वास्प के स्टिंग में होता है बेस, तो तुरंत हमको कोई भी एसिडिक चीज लगा दें, उसके अंदर विनेगर वगैरह उसके ऊपर लगा दें, तो वो तुरंत ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वास्प का स्टिंग बेसिक होता है, जब हम उसके अंदर कोई भी एसिडिक चीज लगा देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड स्टिंग होता है, वो भी एसिडिक होता है, एंड का स्टिंग भी एसिडिक होता है। तो उसके अंदर भी अगर हम कोई बेसिक चीज लगा दें, बेकिंग सोडा या इवन टैल्कम पाउडर लगा लें, तो एंड का स्टिंग जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक एसिडिक है उसका स्टिंग भी। तो उसके अंदर हमको कोई भी बेसिक चीज लगानी होती है। सिमिलरली एक
प्लांट होता है नेटल लीफ, अगर नेटल प्लांट का जो लीफ होता है, नेटल लीफ जो होता है, उसके स्टिंग में भी एसिड होता है। नेटल लीफ स्टिंग में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नेटल प्लांट के लीफ में भी एसिड होता है, तो अगर वो कभी हमको स्टिंग हो जाए या टच हो जाए तो वो भी एसिड छोड़ देता है हमारे ब्लड के अंदर, तो तब भी हमें कुछ ऊपर से बेसिक सोल्यूशन लगा देना चाहिए, तो वो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये हमने देखा। तो अब तक हमने देखा एसिड्स, हमने देखे बेसिस, हमने देखे उनके डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और कितने स्ट्रॉन्ग कितने वीक, कैसे उसको यूज करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। इसके बाद सॉल्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आएगा तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा।